ममता की मूर्ति। मारिया मॉन्टेसरी रोम के एक कुलीन परिवार में सन 1886 में जन्मी एक नन्ही सी बालिका जब 6 वर्ष की थी, तब प्रारंभिक कक्षा की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकी। उसे अपने पाठ याद ही नहीं होते थे। उसके माता पिता और शिक्षक उसकी ओर से बहुत निराश होते जा रहे थे। परंतु कौन जानता था कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा और उसे जीवन के ध्येय की प्रतीति छुटपन में ही हो जाएगी। वह नन्ही सी बालिका थी मारिया मॉन्टेसरी, एक ऐसा नाम जिसे संसार का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका स्मरण करते ही ममत्व जाग उठता है और जिसके प्रति संसार के प्रत्येक बालक का मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। एक दिन मारिया को ज्वर हो गया। ज्वर बढ़ता गया और उसने इन्फ्लुएंजा का भीषण रूप ले लिया। डॉक्टर बुलाया गया और जब मारिया की मां ने डॉक्टर से अपनी बच्ची का हाल पूछा तो डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार हो जाओ। मां की आंखें सजल हो गईं। बेटी ने ये देख लिया और बात को ताड़कर बोली, मां, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मरूंगी नहीं। मुझे तो अभी संसार में बहुत सा काम करना है। और सचमुच दृढ़ इच्छा शक्ति के बल से मारिया का ज्वर छूट गया। वे स्वस्थ हो गई। इतना ही नहीं, उनकी बुद्धि के कपाट भी खुल गए और इस बार मारिया ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। माता पिता ने सुझाया कि वह अध्यापिका बने। 18वीं सदी का वह जमाना इससे अधिक कुछ कल्पना ही नहीं कर सकता था कि स्त्रियां पढ़ लिख कर अध्यापिकाएं बन जाएं, परंतु मारिया के मन में कुछ और था। उन्होंने निश्चय किया कि वे इंजीनियर बनेंगी और 14 वर्ष की अवस्था में वे लड़कों के तकनीकी स्कूल में भर्ती हो गईं। परंतु अकेली मारिया ही तो अपने भविष्य का निर्णय नहीं कर सकती थी। नियति उनके मार्ग में आकर खड़ी हो गई और अगले वर्ष उन्होंने गणित छोड़कर जीव विज्ञान का अध्ययन आरंभ कर दिया। मारिया रोम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए गईं। स्कूल के डीन प्रोफेसर गाइडो बेसिली उन्हें देखकर केवल इतना ही बोले, असंभव। किंतु मारिया अपनी हठ पर अड़ी रहीं और अंततः उन्हें स्कूल में प्रवेश मिल गया। बात का अंत यही नहीं हुआ, उन्होंने योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त की और अपनी शिक्षा का भार स्वयं उठाया। लड़कों के स्कूल में अकेली लड़की हमेशा अपने सहपाठियों के व्यंग्यों का शिकार रहती थी। पर अंततः जीत मारिया की हुई। वे इटली की प्रथम महिला डॉक्टर बनी और उन्हें रोम विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक उपचार गृह में प्राध्यापिका का पद प्रदान किया गया। अब इस प्रसंग में उनका संपर्क पागल खाने के साथ हुआ। वहां उन्होंने देखा कि कुछ अविकसित और उद्यमी बच्चे भी पागल खाने में रखे जाते हैं। उन्होंने प्रयत्न करके डॉक्टर शून्य बेसिली को इस बात के लिए राजी कर लिया कि उन्हें अविकसित बच्चों के सुधार के लिए एक प्रायोगिक विद्यालय चलाने की अनुमति दी जाए। उनके प्रयास से ये बच्चे बहुत शीघ्र सुधर गए और उनमें से अनेक सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और परिश्रमी सिद्ध हुए। उन्होंने देखा कि इटली के स्कूलों में सबसे अधिक बल इस बात पर दिया जाता है कि बच्चे अधिक से अधिक शांत बैठे रहें और अपने शिक्षकों का उपदेश सुनते रहें। उन्होंने खुलेआम इस विचार की आलोचना करनी आरंभ कर दी। उन्होंने कहा कि बालकों में जन्मजात प्रतिभा एवं शक्ति होती है, उन्हें सक्रिय जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चुपचाप बैठे रहने से उनका विकास नहीं हो सकता। शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के प्रत्येक कार्य का बारीकी से अध्ययन करें और बालकों को समझाने का प्रयत्न करें। वे ये देखें कि बालक का विकास किस रीति से हो रहा है और बालक की भीतरी शक्ति का प्रवाह किस ओर है। अविकसित बालकों पर सफल प्रयोग करने के पश्चात मारिया मॉन्टेसरी रोम विश्वविद्यालय में नृतत्व शास्त्र की प्राध्यापिका बनी और 7 वर्ष तक उन्होंने इसी पद पर काम किया। अब वह समय आ पहुंचा जब नियति द्वारा निर्धारित कार्य करने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ। रोम की लारेंजो नामक कुख्यात गंदी बस्ती ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस गंदी बस्ती का हाल ही में पुनरुद्धार हुआ था। कच्चे झोंपड़े गिराकर पक्के मकान बना दिए गए थे, पर दिन में माँ बाप काम पर चले जाते और बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए पीछे रह जाते। नन्हे मुन्ने दिन भर इधर उधर धूल में खेलते और गंदी गालियां सीखते। मारिया ने जब ये देखा तो उनमें एक नई चेतना जाग उठी। मारिया ने लारेंजो में अपना बाल मंदिर आरंभ कर दिया और 60 शर्मीले, गंदे और कमजोर बच्चों के सहारे उन्होंने उस प्रसिद्ध मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का आविष्कार किया, जिसकी आज संसार में सर्वत्र प्रशंसा की जाती है।
मारिया मांटेस्सरी लिखाई पढ़ाई को प्रारंभिक शिक्षा का उतना महत्वपूर्ण अंग नहीं मानती थी जितना कि संस्कार को। वे सदा यही कहा करती कि जब बच्चे छोटे हों तब उन्हें सुसंस्कृत बनाया जाए और फिर उन्हें ये स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति का चुनाव करें। उनकी मान्यता थी कि बच्चे को सबसे बड़ी आवश्यकता सुसंस्कार अर्थात सभ्यता है। हमें उसको सभ्य बनाना चाहिए, उसके भीतर आत्मनिर्भरता और अनुशासन की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। वे इस बात पर इतना बल देती थीं कि प्रसिद्ध मानस चिकित्सा शास्त्री सिगमंड फ्रॉयड ने एक बार उनकी प्रशंसा करते हुए यहाँ तक कह डाला था कि यदि संसार के सभी बच्चे मांटेस्सरी प्रणाली से दीक्षित किए जाएं तो मनोविश्लेषण विद्या की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वे धैर्य को शिक्षक की कसौटी मानती थीं। उनका विचार था कि बच्चे को सिखाने से पहले शिक्षक को स्वयं ये सीखना चाहिए कि बच्चे सीखना क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे सिखाया जा सकता है। उनके विचार से शिक्षकों का काम केवल यह है कि बच्चों की ग्रहण शक्ति को मुक्त कर दें, उसे उत्तेजित कर दें और बाद में उसे अनुकूल समुचित दिशा प्रदान करें। मारिया ने लिखा है कि उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता ये जानकर हुई कि बच्चे दंड के भय अथवा पुरस्कार के लोभ से प्रेरित नहीं होते। वे केवल उस आत्मा संतोष से संचालित होते हैं जो उन्हें कार्य के फलस्वरूप मिलता है। जिस घड़ी वे जान पाते हैं कि उन्होंने कोई अच्छा या उपयोगी काम किया है, उसी घड़ी उनकी कार्यशक्ति के अवरुद्ध द्वार खुल जाते हैं। 1912 में मारिया की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था मांटेस्सरी शिक्षा पद्धति। पुस्तक प्रकाशित होते ही संसार के प्रायः सभी देशों ने उनकी शिक्षा पद्धति अपना ली, परंतु दुर्भाग्य ऐसा कि उनके अपने ही देश इटली का तानाशाह मुसोलिनी उनके विरुद्ध आ गया और मारिया को इटली छोड़कर मार्सिलोना जाना पड़ा। मार्सिलोना जाते समय मारिया की आयु 64 वर्ष की थी। दुर्भाग्य से वहां स्पेन का गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण अशांति फैल गई तथा कुछ ही दिनों बाद विद्रोही सैनिक कैथोलिक संप्रदाय के ईसाइयों और इतालवियों को सताने लगे। एक दिन एक सैनिक दस्ता मारिया के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। मारिया ने जब ये देखा तो उन्होंने घर के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हम सबको एक दिन मर जाना है, किसी को आगे किसी को पीछे। आओ हम सब प्रार्थना करें कि हम जहाँ भी जाएं, ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। उन्होंने बच्चों में आत्मविश्वास भर दिया। सिखाने की यह अनुपम रीति थी। द्वार पर सैनिक दस्ते का कमांडर यह सब सुन रहा था। उसने दरवाजे पर लाल रंग से लिखा, इस मकान का सम्मान करो। ये बच्चों की एक महान माता का पवित्र मकान है। और वह वहां से चला गया। अपने अंतिम दिनों में उनके मन में अफ्रीका की चिंता उमड़ आई थी, परंतु वे अपनी इस इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकी और 87 वर्ष की आयु में इस संसार में अपना नाम अमर कर विदा हो गई।